Hello everyone, welcome back to KG online platform. Myself Gunjan here, and today we are going to discuss a very important unit, that is unit 10, ecology. So this is important for coming exam CSIR NET Life Sciences 2026, ICMR GRF, DBT GRF and all the teaching exams which is held by central government as well as state government. आपका केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है. माई सेल्फ गुंजन ईयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम यूनिट 10 इकोलॉजी. So this question series is based on your CSIR NET life science pattern, and in this we will see which question is important, and I will also try to explain all the questions. So please stay with me for some period of time and see how I am teaching. So आपका केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है. माई सेल्फ गुंजन ईयर एंड टुडे आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ, दैट इज़ यूनिट 10 इकोलॉजी. ये जो MCQ टेस्ट सीरीज है आपके एग्ज़ाम पैटर्न से बेस्ड है, एंड ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स एज वेल एज CSIR NET Life Sciences 2026, देन ICMR GRF, DBT GRF, BET, GATE, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा. सो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए. देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ कहना चाहूँगी. ज़िंदगी की जंग जितनी है तो तूफ़ान के गुजरने का इंतज़ार मत करो. ज़िंदगी की जंग जितनी है तो तूफ़ान के गुजरने का इंतज़ार मत करो. तूफ़ान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो. तूफ़ान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो. सो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय. The logistic growth equation is represented by option A है dn by dt is equal to rn, option B है dn by dt is equal to rn in bracket k minus n upon k, option C है dn by dt is equal to k minus n, and option D है dn by dt is equal to r slash k. So correct answer जो है option B है, that is the dn by dt is equal to rn k minus n slash k. So logistic growth consider carrying capacity limiting population growth as a resources become scarce. यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है कैरिंग कैपेसिटी को कैरी करता है, और जब पॉपुलेशन का लिमिटेशन तभी होता है जब फूड रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, बहुत कम पड़ जाते हैं. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर. ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ से क्वेश्चन हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दिस क्वेश्चन सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट बी. सो नाउ योर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर. ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है फ्लड, ऑप्शन सी है कंपटीशन, एंड ऑप्शन डी है अर्थक्वेक. सो करेक्ट आंसर जो है आपका सी है, दैट इज द कंपटीशन. कंपटीशन इंक्रीजेज विद द पॉपुलेशन डेंसिटी अनलाइक ए बायोटिक फैक्टर. कंपटीशन तभी इंक्रीज करेगा जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा. पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी तो कंपटीशन होगा, और पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी तो कंपटीशन डिक्रीज करेगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय. द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय. ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लोटका, ऑप्शन सी है गॉस, एंड ऑप्शन डी है हचिसन. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज गॉस. द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था वो गॉस के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसमें जो है टू स्पीसीज कम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. यहाँ पे है कि गॉस का ये प्रपोजल था कि जब दो स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती हैं तो वो इंडिपेंडेंटली एक ही सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है. ऑप्शन ए है डेजर्ट, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड ऑप्शन डी है ओपन ओशन. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा होता है. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द हाई सनलाइट, रेनफॉल एंड बायोडाइवर्सिटी. दैट्स वाई यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है.
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच पिरामिड इज ऑलवेज ऑपराइट। ऑप्शन ए है पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन बी है पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन सी है पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड ऑप्शन डी है पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, दैट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑपराइट। ये क्या होता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो होता है या तो यूनिडायरेक्शनल होता है एंड फॉलो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसका कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं होता है और ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को फॉलो करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है इकोटोन रिफर्स टू। इकोटोन क्या होते हैं। ऑप्शन ए स्टेबल इकोसिस्टम, ऑप्शन बी है ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम, ऑप्शन सी है मरीन इकोसिस्टम और ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो करेक्ट आंसर जो है आपका बी है, दैट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। इकोटोन जो होते हैं हाई स्पेसीज डाइवर्सिटी ड्यू टू द एज इफेक्ट। एज इफेक्ट की वजह से जो जिस इकोसिस्टम में ज़्यादा स्पेसीज होती हैं उसको हम इकोटोन रिफर करते हैं। I hope these questions are useful for to all of you. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है विच बायोजियोकेमिकल साइकिल हैज नो गैसेस। इसमें कौन सा ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है जिसमें कोई गैसेस प्रेजेंट नहीं होती है। और आपने बहुत सारे बचपन में ही बहुत सारे साइकिल्स के बारे में पढ़ा है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन बी है कार्बन साइकिल, ऑप्शन सी है फास्फोरस साइकिल एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल्स में तो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं और बी जो है कार्बन साइकिल है उसमें भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन सी जो है फास्फोरस साइकिल उसमें जो है गैसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं क्योंकि इसमें रॉक, सॉइल एंड वाटर का एक्सप्लेनेशन देखा जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है आर सेलेक्टेड स्पीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होती हैं। ऑप्शन ए है लॉन्ग लाइफ स्पैन, ऑप्शन बी है लो रिप्रोडक्टिविटी रेट, ऑप्शन सी है हाई पेरेंटल केयर एंड ऑप्शन डी है रैपिड रिप्रोडक्शन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, दैट इज द और स्ट्रेटेजी प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग विथ लिटिल केयर। क्योंकि जो स्पीसीज होती हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक के सेलेक्टेड और दूसरा आर सेलेक्टेड। आर सेलेक्टेड स्पीसीज की जो होती है लाइफ स्पैन बहुत कम होती है और वो बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और दैट्स वाई जो होते हैं अपने जो उनके किड्स होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनका वो केयर बहुत अच्छे से नहीं रख पाते हैं। वहीं के सेलेक्टेड स्पीसीज की जो होती है लाइफ लॉन्ग ज़्यादा होती है और उसमें जो है सेलेक्टेड स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं और दैट्स वाई वहाँ पे पेरेंटल केयर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। किसमें? के सेलेक्टेड स्पीसीज में। जबकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज में जो होते हैं पेरेंटल केयर जो होते हैं बहुत कम होते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, दैट इज द रैपिड रिप्रोडक्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म कह रहा है कि इसमें कौन सा जो एग्जांपल म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी है कम्युनलिज्म, ऑप्शन सी है लाइकेन एंड ऑप्शन डी है प्रेडेशन। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, दैट इज द लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगी को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइकेन इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगी। सो दो स्पीसीज के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यदि पॉजिटिव शो करते हैं तो भी है, नेगेटिव शो करते हैं तो भी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खासकर जो होता है म्यूचुअलिज्म जो है पॉजिटिव फीडबैक में देखा जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वाज गिवन बाय। ऑप्शन है लैंडमैन, ऑप्शन बी है ओडम, ऑप्शन सी है एल्टन एंड ऑप्शन डी है हचिंसन। तो कह रहा है कि जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। सो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है, दैट इज द लैंडमैन। लैंडमैन के द्वारा जो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी दिए गए थे और रेमंड लैंडमैन प्रपोज दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यानी हर ट्रॉपिक लेवल में जो है 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। यदि प्राइमरी में जो है 1000 है तो जो आपका सेकेंडरी में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा, वो 100 होगा और टर्सरी में जो जाएगा वो क्या होगा, 10 होगा। सो दैट्स वाई 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र जो था प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिला है और ये जो है लैंडमैन के द्वारा दिया गया था।
सो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके पार्ट बी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जो भी आपकी टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसका यदि PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।